Good morning class. In our previous lecture we discussed about the Wallace-Bourne theory and in today's class we discuss about the crystal field theory. लास्ट क्लास में जो हमने वेलेस-बोर्न थ्योरी को शॉर्ट में पढ़ा था सबसे और उसके बाद जो है उसकी लिमिटेशंस को डिस्कस किया था. अब जो वेलेस-बोर्न थ्योरी की लिमिटेशंस थी जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसने जो है ट्राई किया था उन सभी लिमिटेशंस को जो है ओवरकम करने की. तो अब यहाँ पे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे बट थोड़ा सा माइंड में अपने वेलेस-बोर्न थ्योरी को भी रखना है कि जो वेलेस-बोर्न थ्योरी थी उसकी क्या क्या एजम्पशंस थी या फिर उसमें जो है कौन कौन से जो है हमारे पास ड्रॉबैक्स आए थे. सबसे फर्स्ट जो बात करती हूँ जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये जो बेस्ड है किसके ऊपर बेस है, इसकी जो अजम्पशन है वो वेलेस-बोर्न थ्योरी से डिफरेंट है. डिफरेंट किस वे में, जो वेलेस-बोर्न थ्योरी थी वो किस चीज़ को लेके चली थी अजम्पशन में कि जो मेटल लिगेंड होगा, मेटल आयन होगा सॉरी, और जो लिगेंड होगा उनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग जो होगी वो प्योरली कोवलेंट बॉन्डिंग होगी. यही बात की थी ना हमने कि वेलेस-बोर्न थ्योरी ने यही बताया था कि जो बॉन्डिंग होगी बिटवीन द मेटल आयन एंड लिगेंड आर प्योरली कोवलेंट. बट अगर मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करती हूँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या एज्यूम किया है कि जो बॉन्ड होगी मेटल आयन एंड लिगेंड के बीच में, मेटल आयन एंड लिगेंड के बीच की जो बॉन्ड होगी वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी. इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीन समझते हो, आयनिक. क्लियर. फर्स्ट डिफरेंस तो यही आगे दोनों थ्योरी में कि वेलेंस-बोर्न थ्योरी ये लेके चली थी मेटल आयन और लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग है वो प्योरली कोवलेंट होगी. बट जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है इसने ये जो किया था कि जो बॉन्ड है दोनों के बीच की, मेटल आयन और लिगेंड के बीच की बॉन्ड है वो क्या होगी, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी. सेकेंड थिंग, ये जो थ्योरी थी इस एजम्पशन के ऊपर बेस्ड थी कि जो मेटल आयन होगा और जो लिगेंड होगा दोनों के दोनों जो है एक्ट करेंगे एज अ पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेंगे और इनके बीच की जो इंट्रैक्शंस होंगी वो इंट्रैक्शन जो है वो प्योरली क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगी. क्लियर. अगर हमारे पास जो लिगेंड है वो लिगेंड भी दो तरीके के हो सकते हैं. अगर जो लिगेंड है वो नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड. ठीक है. इस केस में जो इंट्रैक्शन होगी मेटल आयन के साथ वो इंट्रैक्शन होगी आयन आयन इंट्रैक्शन. बट अगर जो लिगेंड है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, इफ़ द लिगेंड्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल वाटर, अमोनिया, कार्बोनिल, इस केस में जो इंट्रैक्शन होगी मेटल आयन के साथ उस इंट्रैक्शन को हम बोलेंगे आयन डाइपोल इंट्रैक्शन. क्लियर. अगर लिगेंड जो है वो एनायनिक लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है तो इंट्रैक्शन होगी आयन आयन इंट्रैक्शन. बट अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो उस केस में क्या है, इंट्रैक्शन कौन सी होगी, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होगी. फॉर एग्जांपल कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव, इसके बीच में जो इंट्रैक्शन है वो किसके बीच में होगी, कोबाल्ट 3+ आयन एंड F नेगेटिव आयन. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कोबाल्ट NH3 ही ले लो, NH3 6 3 पॉजिटिव, इसके बीच में जो इंट्रैक्शन होगी वो इंट्रैक्शन किसके बीच में होगी, जो नेगेटिवली चार्ज एंड होगा नाइट्रोजन का उसके बीच में होगी और कोबाल्ट 3+ के बीच में होगी. लाइक नाइट्रोजन NH3 को कैसे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पार्शियल नेगेटिव होगा इसके ऊपर चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव होगा हाइड्रोजन. ठीक है. तो ये डाइपोल जनरेट हो गए. तो इस केस में जो इंट्रैक्शन होगी उस इंट्रैक्शन को हम बोलेंगे आयन डाइपोल इंट्रैक्शन. क्लियर. अब जो इसका बेसिक आइडिया है, सेंट्रल आइडिया जो है इस थ्योरी का, वो इस केस में क्या है कि जो मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन हैं वो जो है और मॉलिक्यूल्स मीन्स लिगेंड के एनवायरनमेंट में होंगे और जो लिगेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे जो जनरेट होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है हम यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं. मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड के एनवायरनमेंट में होंगे और जो लिगेंड का फील्ड होगा क्रिस्टल फील्ड हो जाएगा और इसी के लिए जो है इस थ्योरी का नेम हो गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्लियर. कि जो मेटल के ऑर्बिटल होंगे वो किसकी प्रेजेंस में होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड के प्रेजेंस में होंगे और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है क्रिस्टल फील्ड का नेम दिया है, इसीलिए जो ये थ्योरी है इसका नेम हो गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्लियर. अब तो ये तो तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया. अब इसके बेसिक एजम्पशंस लेके चलते हैं किस किस एजम्पशन के ऊपर ये थ्योरी जो है वो बेस है.
कि जो ट्रांजिशन मेटल आयन होंगे वो सराउंडिंग होंगे लिगेंड के, और लिगेंड के पास क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल आयन इज सराउंडिंग by the ligands with lone pair of electrons। क्लियर। सेकेंड जो इसकी जंक्शन थी कि जितने भी लिगेंड्स होंगे, सारे जो लिगेंड्स हैं वो कैसे एक्ट करेंगे, एज अ पॉइंट चार्जेस। और जो लिगेंड्स है वो आयनिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। लाइक मैंने ऊपर बताया था, नेगेटिव लिगेंड भी हो सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं तो इंट्रैक्शन होगी आयन डायपोल इंट्रैक्शन। उस केस में क्या होगा, जो लिगेंड है उसका जो नेगेटिव एंड है वो मेटल के साइड होगा, और अगर हमारे पास नेगेटिव एनायनिक लिगेंड है तो उस केस में जो इंट्रैक्शन होगी वो आयन आयन इंट्रैक्शन होगी। लाइक NH3 वाला ये केस हो गया। सिमिलर वे में अगर हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड वाटर होता है, इस केस में भी ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर। थर्ड जो पॉइंट है वो ये कि इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्या होगी, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। द बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है आयनिक, दैट मीन्स 100% आयनिक बॉन्डिंग होगी। क्लियर। और जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ वो ये कि जो लिगेंड है, मेटल आयन जो है उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे, लिगेंड जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, जो मेटल आयन है उसकी जो एनर्जी है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। लिगेंड का जो लिगेंड क्या प्रोवाइड कराएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इन्फ्लुएंस है वो किसके ऊपर होगा, मेटल ऑर्बिटल की एनर्जी के ऊपर। इन्फ्लुएंस द एनर्जीज ऑफ मेटल ऑर्बिटल। मेटल के भी कौन सी ऑर्बिटल, पर्टिकुलरली डी ऑर्बिटल्स। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल नहीं, मतलब कि जैसे मैं इसमें बात करती हूँ कि अगर जैसे मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के, जो है टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास। अब अगर मैं बात करूँ मेटल आयन जो है फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। फ्री स्टेट का मतलब है कि उसके पास कोई भी लिगेंड नहीं है, उसके सराउंडिंग में लिगेंड नहीं है, तो लिगेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो उस केस में जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, उन 5 ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम एनर्जी की होंगे, और इस सेम एनर्जी को हम वर्ड देते हैं नेम एक डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी। ठीक है, कि अगर फ्री मेटल आयन है उस केस में क्या है, 5 के 5 जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो एनर्जी होगी वो सेम एनर्जी होगी, और उन ऑर्बिटल्स को हम बोलेंगे डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल है मीन्स अगर मेरे पास जैसे ये 5 ऑर्बिटल है मेटल के, 4 5 के 5 डीजनरेट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन आएगा पांचों में से सेम एनर्जी किसी में भी जा सकते हैं। बट जब जो है लिगेंड अप्रोच करेगा, लिगेंड जो अप्रोच करेगा उस केस में क्या होगा, मेटल के पास अपने भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन है, वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे और जो लिगेंड है, लिगेंड के पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्लस जो लोन पेयर ऑफ लिगेंड है उनके बीच में जो है रिपल्शन होगी, और उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल है उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। मेटल के जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस लोन पेयर ऑफ लिगेंड जो है, इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी, और उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, रेस हो जाएगी। ठीक है। अब अगर लिगेंड जो है हमारे पास जितने भी लिगेंड है, लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैं तो 6 लिगेंड होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमारे पास 4 लिगेंड होंगे। अब अगर वो जो लिगेंड है वो अप्रोच कर रहे हैं मेटल आयन को इक्वल डिस्टेंस के साथ, कि सेंटर में मेरे पास मेटल है और जो लिगेंड है वो सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे है, उस केस में क्या होगा, मेटल के 5 ऑर्बिटल है, 5 के 5 की जो एनर्जी है वो इक्वल हो, एनर्जी इंक्रीज होगी, मीन्स पांचों की इंक्रीज होगी, बट पांचों की ही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज होगी। पहले जो है पांचों की एनर्जी इतनी है मेरे पास 4 5, इनकी इंक्रीज हुई, इस तरीके से जो है पांचों की ही इंक्रीज हो गई, बिकॉज कि जो मेटल है और लिगेंड है, वो जितने भी लिगेंड है उन सबका जो डिस्टेंस है बीच का वो इक्वल डिस्टेंस है। उस केस में क्या होगा, पांचों की जो एनर्जी है वो सेम इंक्रीज होगी। बट अगर हम डी ऑर्बिटल्स की शेप देखें, डी ऑर्बिटल्स की शेप हमने स्टडी की है, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है। डिफरेंट ओरिएंटेशन होने की वजह से जो उनकी लिगेंड के साथ इंट्रैक्शन होगी वो इंट्रैक्शन भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो अलग अलग रिपल्शन होगी, जो लिगेंड्स जो है मेटल के ज़्यादा क्लोज होंगे उस केस में क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा
ज़्यादा होगी, और जो लिगेंड थोड़े डिस्टेंस पे होंगे उस केस में क्या होगा, रिपल्शन जो है वो कम रिपल्शन होगी। ठीक है, कि जो ऑर्बिटल जो लिगेंड्स हैं वो नियर बाय होंगे, नियर बाय जो लिगेंड होगी उस केस में रिपल्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट अगर जो लिगेंड है वो फार अवे होंगे मेटल से, तो उस केस में जो रिपल्शन होगी वो रिपल्शन भी क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, लिगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी है वो अलग अलग एक्सटेंट पे जो है एनर्जी इंक्रीज होगी। और मैं क्या कहूँ, सेकंड वे में इसको कैसे कह सकते हैं कि जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो है एनर्जी डिफरेंट वे से इंक्रीज होगी, और जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं वो 5 डी ऑर्बिटल्स के हैं स्प्लिट हो जाएंगे। ये बेसिक पॉइंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने के लिए। अगर आपको ये 5 डी ऑर्बिटल्स किस तरीके से स्प्लिट हो रहे समझ आ जाएगा, दैट मीन्स आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पता चल गई। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि अगर मेरे पास जो मेटल के 5 डी ऑर्बिटल्स है, अगर जो लिगेंड है, देखो मेटल की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिगेंड के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। अगर मेटल और लिगेंड के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज 6 लिगेंड्स है, 6 के 6 का जो मेटल्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो उस केस में क्या होगा, सभी की जो एनर्जी जो है मेटल के 5 ऑर्बिटल है, 5 के 5 की जो एनर्जी है वो सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीज होगी, वो अभी भी डी जनरेट कहलाएंगे। बट जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स की जो है डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है, डिफरेंट ओरिएंटेशन होने की वजह से क्या होगा, उन सभी की जो रिपल्शन है वो रिपल्शन भी डिफरेंट होगी, और रिपल्शन अगर ज़्यादा है तो एनर्जी में इंक्रीज ज़्यादा होगा, रिपल्शन कम है तो एनर्जी में इंक्रीज कम होगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो स्प्लिट हो जाएगी। क्लियर, ये इसका बेसिक आइडिया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। कन्वर्जन ऑफ 5 डीजनरेट मीन्स जिनकी सेम एनर्जी है, डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन into different sets of orbital having different energies in presence of electric field of ligand is called crystal field splitting। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की डिफाइन है। कन्वर्जन ऑफ 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स, कि जो 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल है उनका कन्वर्जन किसके डी ऑर्बिटल है, मेटल के, इनटू डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल। 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स अलग अलग सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, पांचों की एनर्जी भी डिफरेंट होगी, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है ये बेसिस है किसका, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। क्लियर, अब नेक्स्ट एजम्पशन की बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स हमें क्या बताते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, एंड देयर अरेंजमेंट का मीन्स ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, उसका जो होगा वो डिफरेंट इफेक्ट होगा उन पांचों की एनर्जीज के ऊपर। ठीक है, और इसको सेकंड वे में क्या कैसे कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या होगी, अलग होगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स with डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए और कोऑर्डिनेशन डिफरेंट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट के लिए क्या होगी, स्प्लिटिंग भी डिफरेंट होगी। क्लियर, और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है जो हमने लास्ट वाली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन में पढ़ी थी कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, सिमिलर वे में स्पेक्ट्रा जो है किसी पर्टिकुलर ज्योमेट्री का वो जो है हम इन डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की हेल्प से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर, अब तो जो है अब हमें इन स्प्लिटिंग को पढ़ने के लिए कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा, अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या पता होनी चाहिए, शेप्स पता होनी चाहिए, डी ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है।
शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। बेसिकली जो है यहाँ पे हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इन दो की हम ज्योमेट्री यहाँ पे जो है डिटेल में पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। अब जो हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके नेम क्या क्या होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। ठीक है, इन पांचों की बात करती हूँ। इसमें से 3 ऑर्बिटल जो हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीनों के हैं आपस में सिमिलर होते हैं। तीनों में टोटल 4 लोब्स होती हैं हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, और ये लाई करेंगी एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में और जेड एक्स प्लेन में। ठीक है, और इन लोब्स की जो ये जो लोब्स हैं ये लाई करती हैं इन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस। दीज लोब्स, इस चीज़ को बस आपको याद रखना है, लाई इन बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। और इनकी बात करती हूँ अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, इस केस में भी 4 लोब्स होती हैं ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये किसके अलोंग होंगी, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एंड वाई। ये इन बिटवीन है, और ये याद रखना ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। क्लियर। और ये जो ऑर्बिटल होगा ये उसी के तरीके से होगा जैसे हमारे पास डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, सिर्फ फ़र्क कितना है कि इसके में हमने इसको क्या करा, 45 डिग्री की एंगल से जो है रोटेट कर दिया अराउंड द जेड एक्सिस। डी एक्स वाई ऑर्बिटल को अगर मैं 45 डिग्री पे रोटेट कर दूंगी अलोंग जेड एक्सिस, तो मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। क्लियर। अब नेक्स्ट बचा लास्ट डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। इसके अंदर क्या होती है, 2 लोब्स होती है टोटल अलोंग द जेड एक्सिस, और इसमें जो है एक रिंग प्रेजेंट होती है सेंटर में जिसमें जो है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और वो रिंग जो होगी वो किस में होगी, एक्स वाई प्लेन में होगी। क्लियर। अब इन सब की शेप जो है एक बार फिर से देख लो कैसे इनकी शेप होती है। वैसे तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है इन सब की शेप्स। ये मेरे पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्लियर। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं डी एक्स वाई को। टोटल 4 लोब्स होंगी एंड इन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। देखो ये एक्सिस एक ये है, एक ये है, इनके बीच में से जाएगी ऐसे। सिमिलर वे में इधर से एक ऐसे और ऐसे, ये हो जाएगा डी एक्स वाई। क्लियर। अब ऐसे ही नेक्स्ट अब बात करते हैं डी वाई जेड। वाई जेड का मतलब है इन बिटवीन द वाई एंड जेड एक्सिस ये होगा, ये वाई एक्सिस जा रहा है, ये जेड एक्सिस है, इन दोनों के बीच में से बना दो। ऐसे ये हो जाएगा डी वाई जेड ऑर्बिटल। क्लियर। अब अगली बात करनी है डी जेड एक्स। ठीक है, डी जेड एक्स, जेड एक्स का मतलब इन बिटवीन द जेड एंड एक्स एक्सिस होगा। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। जेड और एक्स इन दोनों के अलोंग होगी, तो ये इस तरीके से जाएंगी। इसको जो है बीच से रब कर देती हूँ ऐसे, ये हो जाएगा डी जेड एक्स। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की। एक्स वाई जेड, अब मुझे बनाना है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। देखो इस केस में भी 4 लोब्स होंगी। डिफरेंस क्या है, ये इन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। एक्स वाई प्लेन में होगी ना, ये मेरा एक्स है और ये वाई है, ये इन बिटवीन बना रहे थे, ये अलोंग बनानी है, तो इसके ऊपर से ऐसे ये एक्स और ये वाई। क्लियर। ऐसे हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट डी जेड स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर है मीन्स अलोंग द जेड एक्सिस ही होगी वो, ये जेड एक्सिस ये एक्स एक्सिस ऐसे। ठीक है। और इस केस में क्या होगा, सेंटर में जो है एक रिंग प्रेजेंट होगी जिसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी अलोंग द एक्स वाई प्लेन।
ये हो जाएगा dz²। क्लियर। ये तो हो गई शेप्स, हो गई 5d ऑर्बिटल्स की। क्लियर। चलो आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में जो है, अभी हमने बेसिक पढ़ लिया है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है, डी ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ेंगे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ओके, थैंक यू।